नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उसका स्कूल शीर्षक नाम की कहानी नवीन सागर द्वारा लिखी गई है और सचमुच में यह कहानी बच्चों के मानसिकता या बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित है। और हम कह सकते हैं कि बच्चों के मनोविज्ञान को अभी भी हम बहुत पढ़ नहीं पाए हैं और शायद भविष्य में भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना उनका मनोविज्ञान या हम कह सकते हैं कि उनका अपना मनोस्थिति काम करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम खोज कर रहे हैं। उसी क्रम में सचमुच में आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे या वाचन के द्वारा इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि एक लेखक किस तरह बच्चों के मानसिकता को अपने कलम के द्वारा उकेरने का प्रयास किया है। मित्रों, कहा कि जिस कहानी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत एक प्रोफेसर साहब जिनका नाम अखिलेश जी है, वे सचमुच में हम कह सकते हैं कि उनकी गतिविधियों को देखने के बाद ये लगता है कि वे सब चीज़ में पारंगत है। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पारंगत तो है, लेकिन उनकी गतिविधियों के बाद या हम कह सकते हैं सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद और सिद्धांतों को मूर्त रूप देने में दोनों में काफ़ी अंतर है। और हम उनको इस कथा के माध्यम से हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि सचमुच में बड़े बड़े बात करने वाले लोग जब धरातल पर आते हैं तो कितने छितर जाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं, या कह सकते हैं कि लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। उनके सरकारी क्वार्टर में और जो बाहर कह सकते हैं जो लान है जिसमें वो लोग बैठकर चर्चा करते हैं, वहाँ पर शाम को बैठने वालों की संख्या कम नहीं और वे कई विषयों पर चर्चा करते थे। यहाँ तक कि राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी अराइज करती है तो उसमें भी वे खूब हम कह सकते हैं कि गहराई से चर्चा करने का अपने में सामर्थ्य रखते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, उनके घर में एक सहायक के रूप में काम करने वाली या घर के कार्यों में हाथ बटाने वाली, जिसे हम लोग सामान्य रूप में दाई कहते हैं और कहीं कहीं उसको बाई भी कहते हैं, एकाएक घर में गए और शाम का समय था जब उनकी काम करने वाली या सहायता करने वाली घर में वो काम कर रही थी। उसी समय जब वो अपने घर में प्रवेश किए तो आंगन में उनको देखकर वो सचमुच में समझ गई कि कुछ कहना चाहते हैं और वो काम करने वाली कुछ देर के लिए अपने काम को रोककर और इनकी बातों को सुनने का प्रयास करने लगी। सचमुच में उसी समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी खुशी में प्रोफेसर साहब ने उस दाई से पूछा कि क्या तुम्हें सुधा ने कुछ बताया है? सुधा उनकी पत्नी का नाम है। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मुलाकात आज नहीं हुई और कल भी नहीं मुलाकात, हम तो काम करके निकल जाते हैं और फिर जब आती हैं तो मुझे इधर 2 दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तब उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी हो गई है और वो पढ़ाने जाएंगे। यह सुनकर वो दाई काफ़ी खुश हुई और कही कि सचमुच में ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन ली और जो प्रयास वो बहुत दिनों से कर रही थी उस प्रयास में वो सफल है। अब लेकिन उसने ही एक प्रश्न कर दिया कि अब जो घर पर बच्चे हैं रिंकी और पिंटू, उनका देखभाल कौन करेगा? और यही प्रश्न प्रोफेसर साहब पूछना चाहते थे या जानना चाहते थे, या हम कह सकते हैं कि उसको अपने घर में अतिरिक्त कार्य देना चाहते थे। लेकिन चूंकि वो 3 घरों में काम करती थी, उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी। फिर भी प्रोफेसर साहब के मन में ये बातें आई कि सचमुच में 3 घरों का काम करने के बाद हमारे घर में दिन में हमारे बच्चों को संभाल सकती है या नहीं सकती है। और इसी पर वो गहन मंथन करने लगे। तभी उसने कहा कि सचमुच में मैं भी इस पर सोच रहा हूँ और तुम भी इस पर सोचो। और इसी क्रम में उन्होंने एक प्रश्न डाल दिया कि मुन्नी कितने वर्ष की है? मुन्नी उस बाई की लड़की का नाम है।
उसने कहा कि 10-11 साल उसकी उम्र होगी। फिर वो कुछ देर रुकने के बाद लेकिन वहीं बोली, वो समझ गई कि सचमुच में हमारी लड़की को अपने घर और बच्चों को देखने के लिए रखना चाह रहे हैं। तो उसने बोली कि सचमुच में वो तो और स्कूल जाती है। तब फिर प्रोफेसर साहब पूछे कि किस क्लास में पढ़ती है। फिर उसने 5वीं क्लास की बात की, और जो उनके मन में बात थी, कहना चाह रहे थे, वे बात नहीं कह पाए। वे कहना चाह रहे थे कि अपनी लड़की को हमारे घर पर हमारे बच्चों को देखने के लिए रख दो। लेकिन वे अब वहां पर आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि उसने जवाब दे दिया कि हमारी लड़की पढ़ती है और साथ साथ उसका उम्र 10 से 11 है। हालांकि तब भी वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ रहे। अंत में कोई उपाय न सूझकर उन्होंने उसी पर डाल दिया कि तुम अब प्रयास करो कि किस तरह से हमारी पत्नी नौकरी भी करेगी और उनके बच्चों को घर पर देखने वाला भी रहे और साथ साथ है उनकी नौकरी भी रही। अन्यथा उन्हीं पर उन्होंने छोड़ दिया कि तुम कह दो कि वो नौकरी छोड़ दें। अब इस बात को सुनकर थोड़ा सा वो गंभीर हो गई और सचमुच में अपनत्व दिखाया जा रहा था इस बात के माध्यम से, इस वार्तालाप के माध्यम से। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर ही ये बात हो रही थी। उसने पानी पी, फिर पानी पी और उस गिलास को साफ करके अपने घर चल दी। घर पर गई तो अब वो मजबूर हो गई, चूंकि ये सोचने लगी कि हम इनके गैरेज में रहते हैं, कभी कुछ कहते नहीं हैं, और उनकी जब आवश्यकता हुई तो अब हम ना कहते हैं और फिर कह देंगे कि हमसे व्यवस्था नहीं हो रही है, तो सचमुच में एक बहुत बड़ी गलती होगी या हमारे लिए ये एक नाइंसाफ होगा। क्योंकि जो हम उनके घर का उपभोग कर रहे हैं या उनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो एक हमारा कमाने का जरिया भी है, वो भी स्रोत खत्म होने की संभावना हो सकती है। और ऐसा सोचकर वो अपने लड़की को उनके घर पर जाने के लिए प्रयास करने लगी। लेकिन लड़की सचमुच में जो जिसका नाम मुन्नी था, वो कतई तैयार नहीं थी पढ़ाई छोड़कर और उनके बच्चों को देखने के लिए। हालांकि उनके बच्चों को देखने के प्रति उनकी कोई किसी तरह की भावना नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ने के एकदम फेवर में नहीं थी। लेकिन अब माँ की मजबूरी थी, माँ न चाहते हुए भी उसको जबरदस्ती उनके घर ले जाने के लिए प्रयास किया और ले भी गई। फिर वहां पर जाकर जब वहां पर गई तो वो उनकी पत्नी तैयार होकर और उसकी इंतजार कर रही थी कि सचमुच में मुन्नी आएगी तो मैं इसको दे दूंगी, जो घर का जो संभालना है या घर के जो बातें हैं उनको बता दूंगी। आयन मौके पर उसकी माँ और मुन्नी पहुंची। उनको देखते ही उन दोनों ने जब ये समझ गए कि अब हमारा सहयोग करने के लिए ये मुन्नी आ गई है, तब राहत की दोनों ने सांस ली और जल्दी जल्दी मालकिन घर ले जाकर सारी बातों को समझा दी और बच्चों को काफी प्यार की, अपने बच्चों को। और फिर जाने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हो गए। हालांकि प्रोफेसर साहब जितना अपने बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी, उतना उस मुन्नी के आने के बाद सहानुभूति व्यक्त की। हालांकि दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों के अर्थ अलग अलग छिपे हुए हैं। एक में स्वार्थ है, स्वार्थ तो दोनों में है, लेकिन एक में अपना तो है और एक में किसी के जीवन को बिगाड़ने के लिए उनकी खुशी थी। सचमुच में उस दिन फिर लौटकर जब मुन्नी घर पर गई और उसकी माँ लौटकर शाम को आई तो देखी कि बच्ची अपने स्कूल के पुस्तकों को, बस्ते को संभाल रही है और उनकी माँ को इतनी ग्लानि हुई कि वहां पर से वो तुरंत बाहर निकल गई और दूसरे के घर जाकर कुछ देर बैठकर पुनः घर पर आई। फिर दूसरे दिन उसने मुन्नी को बताया कि देखो, स्कूल जाने के समय जब धूप सीढ़ी पर आ जाती है उसी समय तुम निकल जाना। और सचमुच में दूसरे दिन
माँ के कथनानुसार वो लड़की पुनः झोला लेकर जिस समय स्कूल जाती थी वो निकल गई। फिर रास्ते में ही प्रोफेसर साहब का मकान पड़ता था, वहीं पर दोनों लोग खड़े थे, लेकिन मुन्नी अपने स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। इसी में मालकिन ने टोका, क्या रे मुन्नी कहाँ जा रही हो? फिर मुन्नी बिना कुछ बोले हुए उनके पास आई। उसके बाद वो घर में ले जाकर सारी बातें समझा दी और पुनः अपनी नौकरी पर चली गई। शाम को जब बाई अपने घर पहुंची तो देखी कि मुन्नी रो रो कर बेहाल है और कुछ बोल नहीं रही है। तब उसने मुन्नी से पूछा कि सचमुच में तुम क्यों रो रही हो? कुछ देर तो मुन्नी बोली नहीं, पुनः चिल्लाकर अपने बैग को, जिस बैग को लेकर वो स्कूल जाती थी, लाकर अपने माँ के पास पटक कर बोली कि मैं झोला लेकर उनके घर गई थी और दिन भर रही और उनके लड़कों ने मेरे पुस्तक को, मेरे झोला को चिथड़े चिथड़े कर दिए। अब मैं क्या पढ़ूंगी? माँ का कलेजा सचमुच में उस समय थम गया और माँ का ममत्व सामने आ गया, लेकिन करती क्या? अंत में बात को आगे न बढ़ाते हुए उसने कहा कि आखिर झोला लेकर क्यों उनके घर पर गई? फिर मुन्नी भी कुछ जवाब नहीं दी। सचमुच में उसको तो वहां पर जाकर उनके बच्चों को देखना था, झोला लेकर तो पढ़ने जाना नहीं था। और फिर मुन्नी की बातों को, मुन्नी की सोच को वो देखते रह गई और पुनः दूसरे दिन जाने के लिए उसे तैयार कर ली कि झोला अब मत लेकर जाना, अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। सचमुच मित्रों, ये दर्द भरी कहानी है और सचमुच में लिखने वाले जो इस कहानी को लिखे हैं उसका स्कूल नवीन सागर बाल मनोविज्ञान को उकेर कर रख दिया है। और सचमुच में बाल मन को हम लोग अभी भी नहीं, जैसे हम लोग चर्चा किए, नहीं समझ पाए हैं और उनके जिद, जुनून, विद्रोह, हाजिर जवाबी, ये अपने में एक अलग तरह का उनका गुण है। और शिक्षा शास्त्रियों ने भी इसे पढ़ने का प्रयास किया है और साथ साथ साहित्यकारों ने भी इन्हें उकेरने और इनको पढ़ने का प्रयास किया है। सचमुच में हम अगर कह सकते हैं कि विद्यालय की तरफ बढ़ते कदम जिद उस लड़की की थी कि हम पढ़ेंगे ही, और कथा के अंत में रोते रोते अपने झोले को और पुस्तकों को उनके सामने पटक देना निश्चित रूप से आज के या उस समय के जब लिखी गई तब के शिक्षा व्यवस्था पर एक गहरी चोट है। और सचमुच में मित्रों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं और ये कहानी एक लड़की को, एक बेटी को केंद्रित करके लिखी गई है और हम बहुत प्रयास करते हैं तो जिस तरह से शिक्षा लड़कों को देते हैं, अभी भी अधिक लोग हमारे समाज में हैं कि लड़कियों को उस तरह से शिक्षा नहीं देने का प्रयास करते हैं और बच्चे बच्चियों की अकादमिक उपलब्धियां या अधिगम की चर्चा सचमुच में हम गौण कर देते हैं और अपनी बातों को, अपने ख्यालातों को, अपने इच्छाओं को उन पर जबरदस्ती थोप देते हैं। कहीं मजबूरी होती है तो कहीं अपनी प्रतिष्ठा होती है और सचमुच में यहाँ तो मजबूरी ही है कि एक माँ वहाँ पर क्या कर सकती है जहाँ पर उसकी कोई चलती नहीं है और अंततोगत्वा लड़कों के सेवा में, दूसरे के लड़कों को की सेवा में जो मालकिन अपनी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कमा रही है, उनके बच्चों की सेवा में इस माँ ने अपनी बेटी के शिक्षा को कुर्बान कर दी। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।
सचमुच में यह विचारणीय विषय आज भी उसी तरह से है जिस तरह से ये कथा लिखी गई थी। धन्यवाद।